अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इंडिया को नहीं बुलाया गया कनाडा। G7 कॉन्फ्रेंस जो चंद दिनों में होने वाली है, इसका बैकग्राउंड क्या है? हरदीप सिंह जो एक सिख इंडियन था और कैनेडियन सिटीज़न भी था, उसको कनाडा की सरजमीन पे कत्ल किया गया। जिम्मेदारी थी, शवाहिद थे, वो सीधे इंडिया की तरफ इशारा करते थे, और ये मैं कनाडा की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हूँ। लेकिन इंडिया ने इनकार किया। उसके बाद से जो तनाव आया इंडिया और कनाडा के दरमियान, वो आज तक नॉर्मल नहीं हुआ, और इसीलिए पहली दफ़ा G7 की मीटिंग में जब से इंडिया वहाँ पे मौजूद है, इंडिया को दावतनामा नहीं है, इंडिया इज़ नॉट वेलकम टू कम टू द G7। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया के ताल्लुकात फॉरेन पॉलिसी को लेकर कनाडा पर ही ख़राब हुए हैं? नहीं, धचका इंडिया के लिए तब भी बहुत बड़ा लगा जब अमेरिका से वो जो सपोर्ट की तवक्को कर रहा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की इस वक्त एक मुख्तसर जंग हुई थी कि अमेरिका यकीनी तौर पे खुल के इंडिया को सपोर्ट करेगा क्योंकि उनका वो पुराना एलाय है। ऐसा नहीं हुआ। उनको बहुत झटका लगा इस बात का, और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ लीडिंग नोन पीपल जो इंडियन मीडिया में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनका आया भी कि जी इंडिया अमेरिका ने नहीं, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बराबरी के दर्जे पे रखा। ये बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। लेकिन यही नहीं, हम कुछ ममालिक की मिसाल देकर देखते हैं कि उनको कहाँ कहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर है मैं तमाम ममालिक की बात नहीं कर सकती, सिर्फ कुछ लीडिंग केसेस की बात करूँगी, खसूसन उन ममालिक की जो इस रीजन का हमारे हिस्सा हैं। पहले तुसी पड़ोसी नूं तो वेखो ना, फिर अगे गल करो। इसमें म्यांमार में और बांग्लादेश में इंडिया की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई है। इंडिया हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के अथॉरिटेरियन रिजीम्स के साथ करती आई सपोर्ट उन्हें, और टेररिज्म है का ढोल पीटती रही। लेकिन उन्होंने हवा को नहीं जांचा, जो पॉलिटिकल हवा थी उसको जांच नहीं पाए, और अगर जांचा उनकी डिप्लोमेटिक कोर ने तो उसको इग्नोर किया गया होगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश की इतनी पुरानी प्राइम मिनिस्टर और सब कुछ, और इस तरह वो निकल भग कर भागेंगी, या म्यांमार में जो कुछ हुआ वैसे हालात होंगे। और इंडिया और बांग्लादेश में अवामी लीग खसूसन टेररिज्म का ढोल पीटते ही रह गए। अगर आप ग्लोबल स्टेज पर भी देखें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का असल मसला है क्या? एक बात तो चाइना को लेके मैं पहले बात करना चाहूँगी। चाइना इंडिया के लिए इज़ ए एलिफेंट इन द चाइना रूम। कैसे? जिस लेवल तक चाइनीज़ प्रोडक्शन मिलिट्री की, साइबर वॉरफेयर में, टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में, अंडर वाटर टेक्नोलॉजी में आगे जा चुकी है, उसके अशरे अशीर भी इंडिया नहीं पहुंचता। इंडिया को ये चाहिए था कि वो पुराने ज़माने की फॉरेन पॉलिसी को एक तरफ रख देता और चाइना से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता, और चाइना से ताल्लुकात बेहतर करते हुए उनकी कैपेबिलिटीज़ को ख़रीदता भी और यूज़ भी करता। इस तरह से पाकिस्तान के साथ जो चाइना की बेइंतहा क़ुर्बत है वो ख़त्म भी ना होती, वो स्ट्रॉन्ग ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग ना रहती, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क ज़रूर आता, और कम से कम हो सकता है ये कुछ चीज़ें उनसे टेक्नोलॉजीज़ और कैपेबिलिटीज़ लेने में कामयाब होते। अब मोदी साहब के बारे में जो मैंने सुना है वो ये मुझे बताया गया कि वो अमूमन जो भी फ़ैसले करते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर वो किसी से मशवरा लिए बग़ैर ही करते हैं, और कैबिनेट में भी नहीं लाई जाती बात। एक नुमाया मिसाल मैं देना चाहूँगी अक्टूबर 7, 2024, जिसमें मोदी का बयान था कि उन्होंने बहुत इज़राइल के साथ सॉलिडारिटी की बात करी। चंद घंटों में हमास ने अटैक कर दिया गाज़ा पे, और इंडियन एक्सटर्नल जो उनका अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, इट वाज इन सच एन एम्बैरेसिंग पोजीशन कि वो किस तरह मोदी सरकार की का बयानिए को संभालें। फिर जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उनका मकसद असल में ये था, फिर ये खेल शुरू हुआ। बट दे वर वेरी एम्बैरेस्ड, और 2-3 दिन उनको लगे स्क्रैम्बल करके एक कहानी बिल्डअप करने के लिए।
इंडियन अखबार आउटलुक का कहना ये है, जिसकी शॉट मेरे एडिटर आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि मई 2014 के इलेक्शन के बाद जो एम्बेसडर्स थे तमाम ममालिक ने, उन्होंने नौकरियां करनी थी, उन्होंने अपने आप को मोदी के रंग में जिस तरह से वो चाहते थे स्ट्रैटेजी उसमें ढालना शुरू कर दिया। और इंटरनेशनल योगा डे प्रमोट होना शुरू हो गया, योगा के मैट्स बिछने शुरू हो गए, और इसके अलावा उसकी फाइलें बन बनकर पीछे इंडिया जाने लगी ताकि मोदी खुश हो कि योगा कितना प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं वेद संघ के जो लोग आते थे, उनकी खातिरदारियों में उनकी तस्वीर, उनके लिए क्या कुछ अरेंज हुआ, उसकी फाइलें बन के जाती थी। ज़्यादातर जो मेरी बात हुई इंडिया के कनेक्शंस के साथ, उनका कहना था कि वो लोग मोदी की डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके दूसरे ममालिक में लेके चल पड़े, और उनका फोकस जो होना चाहिए था कि जो होस्ट मुल्क है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करके और ट्रेडिंग और मुख्तलिफ मामलात के रास्ते खोले जाएं, उस पे से तवज्जो बिल्कुल हट गई थी। मोदी ने फैसला किया कि वो एक कदावर मुल्क है और डिप्लोमेसी के बजाय स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स डेवलप करके अपने दुश्मनों को अब डील करेगा। इसी बात को लेके जब उसने पहलगाम वाक़या हुआ और उसने किसी तस्दीक के बगैर नूर बेस पे अटैक किया, और जो जवाबी उसका अटैक आया वो उनके लिए बहुत सारे, उनके लिए दर खोलना चाहिए उसको सोच के। धचका उनको जब लगा था, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात की, लेकिन ये इतनी अहम बात है कि मैं इधर दोबारा रिपीट करूँगी, जब अमेरिका में से किसी ने भी खुलकर मोदी को सपोर्ट नहीं किया और अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान को बराबरी के उस लेवल पे रखा। कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स और एनालिस्ट का कहना है कि इस इक़दाम ने कि इंडिया को मोदी बहुत दिहाइयाँ पीछे ले गए हैं। जो मकाम वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने अपनी बुर्दबारी, तहम्मुल और समझदाराना रवैये से डिप्लोमेटिकली उजागर किया था और एक जगह दिलाई थी इंडिया को, मोदी ने एक झटके में और चंद गलत इक़दामात जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी उनकी परसुएंस में इंडिया का ये बुत पाश पाश कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, अगले प्रोग्राम तक खुदा।